नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट आपको दिखाते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी के साथ सभी प्रदेशवासियों को विश्व रक्तदाता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्तदान महादान है और रक्तदाता समाज और मानवता का अप्रतिम द्योतक। आइए आज समाज में रक्तदान के विषय में फैली हुई भ्रांतियों को दूर करें, मानव के अमूल्य जीवन की रक्षा में अपना योगदान दें। तो वहीं सीएम योगी की आज लगातार दो अहम बैठकें होने वाली हैं। सीएम योगी पहली बैठक लोक भवन में दोपहर 12 बजे कैबिनेट के साथ करने वाले हैं। इसके बाद दूसरी बैठक करीबन 12:30 बजे के बीच होगी। मंत्रिपरिषद की बैठक होगी ये। इन दोनों बैठकों में लंबे वक्त के बाद सभी मंत्री वर्चुअली नहीं बल्कि व्यवहारिक तौर पर यानी कि आमने सामने बातचीत कर पाएंगे, जुड़ पाएंगे। इस बैठक में कैबिनेट मंत्रियों के अलावा सभी राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो पहले कैबिनेट बैठक होगी और उसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजीव कपासिया ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। संजीव, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल पूजा, देखिए आज उत्तर प्रदेश के सरकार की कैबिनेट की बैठक होती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आज मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है। यानी उत्तर प्रदेश में बड़े मुद्दों को लेकर कैबिनेट की मंत्रिपरिषद की बैठक में चर्चा होगी। इसमें कैबिनेट मंत्री तो मौजूद रहेंगे ही, लेकिन इसके अलावा जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, उन सबको बुलाया गया है। कल देर शाम उत्तर प्रदेश के सभी मंत्री राजधानी लखनऊ में पहुंच चुके थे। अब कोरोना की जो तीसरी लहर है उसके बचाव की बात हो सकती है, उस पर बात होगी। इसके अलावा भले ही राजधानी लखनऊ का मौसम इस समय सर्द हो, पूजा बारिश हो रही है राजधानी लखनऊ में, लेकिन सियासी जो हलके हैं उसमें सरगर्मियां बुरी तेज हैं। तो लगातार जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने पूरी मंत्री परिषद की बैठक बुलाई है, कहीं ना कहीं चर्चाएं होंगी, मंत्रिमंडल विस्तार पर हो सकती हैं। इसके अलावा जो घटनाक्रम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पिछले 15 दिन से देखने को मिला, उस पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि सेकेंड वेव में जिस तरीके से कोरोना की उत्तर प्रदेश की सरकार पर तमाम बड़े आरोप लगे थे कि उत्तर प्रदेश सरकार समय रहते पूरी तरीके से व्यवस्थाएं नहीं कर पाई, इस पर बात हो सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के विभाजन की जिस तरीके से बात चल रही थी, सोशल मीडिया पर इस तरीके की खबरें चल रही थी पूजा, उसके लिए कोई ना कोई कमेटी बन सकती है। यानी मंत्रिपरिषद की जो बैठक है बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है पूजा। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि पहली बार ये तमाम मंत्री जो है वर्चुअली नहीं आमने सामने एक साथ बैठ करके मीटिंग करने वाले हैं। ये भी एक मील का पत्थर है जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने बीते 2-3 महीनों में तय किया है। बिल्कुल पूजा, देखिए अब तक जो कैबिनेट की बैठकें हुई हैं वर्चुअली हुई हैं, लेकिन ये पहली बैठक है जिसमें पूरे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, तीनों कैटेगरी के मंत्रियों को राजधानी लखनऊ बुलाया गया है। खास बैठक है, अहम बैठक है। पूरी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों से लगभग साल भर बाद मुखातिब होंगे एक साथ। लेकिन फिर बात वही है, जो सियासी सरगर्मियां तेज हैं, सियासी हलकों में जो चर्चाएं हैं उन पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बात कर सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के विकास और भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार की जो छवि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं धूमिल हुई थी कोरोना व्यवस्थाओं को लेकर, उस पर मुख्यमंत्री बात कर सकते हैं पूजा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश में दौरा कर रहे हैं। वो कोरोना की दूसरी लहर में जान गंवाने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। स्वतंत्र देव ने रविवार को वाराणसी में पीड़ित परिजनों से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार आप लोगों के साथ खड़ी है। इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ही भाजपा का चेहरा है। देश में मोदी और प्रदेश में योगी पार्टी का चेहरा है। स्वतंत्र देव सिंह ने विपक्षी दलों पर इशारा साधते हुए कहा कि कोरोना संकट के समय विपक्षी दल सिर्फ अफवाह फैलाकर लोगों को गुमराह करते रहे, जिसके कारण समस्या और ज्यादा बढ़ गई। प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता और मुख्यमंत्री योगी के मजबूत प्रबंधन ने कोरोना पर नियंत्रण हासिल कर लिया है और मिसाल कायम की है। तो पंचायत चुनाव में आए परिणामों के बाद भाजपा में संगठन और विधायकों के बीच तालमेल और बिगड़ गया है। जीत हार को लेकर आपस में दोषारोपण का दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने साफ कर दिया कि विधायकों के दबाव में आकर निर्णय नहीं लेना है।
अगर कोई विधायक ब्लॉक प्रमुख के लिए किसी तरह की पैरोकारी करता है या कर रहा है तो उससे पहले पंचायत अध्यक्ष बनाने में मदद करने के लिए कहें। सुनील बंसल ने संगठन को भी मंथन करने की नसीहत दी है ताकि विधानसभा चुनावों में पार्टी को मुंह की न खानी पड़े। मेरठ के क्षेत्रीय कार्यालय पर बंसल ने समीक्षा बैठक में कड़े रुख दिखाए हैं और उन्होंने विधायकों को लेकर कहा कि 4 साल बाद भी प्रतिनिधि न अपनी छाप छोड़ पाए हैं और न ही प्रदेश सरकार की नीतियों से जनता को जोड़ सके हैं। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए बात होगी मंदिर ट्रस्ट के महाघोटाले की। जी हां, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर श्री राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन पर विपक्ष ने जमकर आरोप लगाए हैं। अयोध्या में राम मंदिर के लिए जमीन खरीद को लेकर सपा के पूर्व विधायक पवन पांडे ने कागजातों के बिना पर जमीन मामले में बड़े घोटाले की आशंका जताई है। आरोप सीधे सीधे लगे हैं। पवन पांडे ने आरोप लगाते हुए कहा कि 2 करोड़ की जमीन खरीदने के कुछ ही मिनटों बाद ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में बेच दी जाती है। एग्रीमेंट होता है और एग्रीमेंट में, दोनों ही एग्रीमेंट में, यानी कि 2 करोड़ का एग्रीमेंट और 18.5 करोड़ का एग्रीमेंट, इन दोनों ही एग्रीमेंट पे जिस साक्षी के जो यहां पर प्रमाण देता है उसके हस्ताक्षर में वो व्यक्ति सेम है। तो ये कैसे हो रहा है? ये घोटाला है। हम पर 100 सालों से आरोप लग रहे हैं। चंपत राय ने इसका जवाब दिया है। इसी दौरान उन पर महात्मा गांधी की हत्या का भी आरोप लगा। आरोप से हमें कोई चिंता नहीं है, डर नहीं है। दूसरी तरफ आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 विजुअल इस समय चल रहे हैं। पवन पांडे के विजुअल चल रहे हैं जिन्होंने अयोध्या में कल आरोप लगाए थे कागजातों के साथ में। दूसरी तरफ आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये स्पष्टीकरण है मंदिर ट्रस्ट का, जिन्होंने लिखित में स्पष्टीकरण दे दिया है और कहा है कि आरोपों से हम नहीं डरते हैं। आरोप हमारे ऊपर 100 सालों से लग रहे हैं। मंदिर के निर्माण में एक आरोप लग रहे हैं, लखनऊ से लेकर यहाँ तक हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे। आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। तो चंपत राय के तीखे तेवर, आप अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष क्या कर रहा है? उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने कमर कसनी शुरू कर दी है। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा इसी महीने लखनऊ आकर मोर्चा संभाल सकती हैं। इसके बाद चुनाव तक वो यूपी में ही डटी रहेंगी। हालांकि इस तरह की अफवाह पहले भी उड़ी थी। बताया जा रहा है कि जुलाई तक कांग्रेस के 150 कैंडिडेट्स का ऐलान हो सकता है, सूची जारी हो सकती है। आपको बता दें कि प्रियंका बीच बीच में यूपी के दौरे पर आती रहती हैं, लेकिन विपक्ष ने हमेशा से उन्हें टूरिस्ट कहा है। विपक्ष का कहना है कि प्रियंका केवल घूमने आती हैं, उन्हें यूपी के लोगों के सुख दुख से कोई मतलब ही नहीं है। वो एक टूरिस्ट के तौर पर आती हैं और वापस चली जाती हैं। यही कारण है कि प्रियंका इस बार लंबे समय तक यूपी में रहकर विपक्ष का मुकाबला करेंगी। लखनऊ में उनके लिए कांग्रेस की सीनियर लीडर शीला कौल का आवास तैयार करवाया गया है। प्रियंका गांधी इस आवास पर रुकने वाली हैं। हालांकि यह आवास लगभग 1 साल पहले से तैयार है और यह अफवाह लगातार उड़ती चली आई है कि प्रियंका गांधी यूपी आकर रहेंगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनिल के अंकुर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। ग्राउंड जीरो से लाइव ब्यूरो चीफ है आप। अनिल जी, जिस तरीके की अफवाह बार बार उड़ती रही है कि प्रियंका गांधी अब आएंगी यूपी, अब आएंगी यूपी, शीला कौल का घर भी उनका 1 साल से इंतजार कर रहा है। एक बार फिर से ये अटकल कि प्रियंका गांधी आएंगी और सबसे बड़ी बात जिस पर रिपोर्ट चाहिए वो ये कि 150 कैंडिडेट का ऐलान हो सकता है जुलाई के आखिरी तक। ये कैसे होगा? क्या ग्रास रूट लेवल पर कांग्रेस इतना काम कर रही है क्या? देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि 1989 के बाद
जब नारायण दत्त तिवारी की सरकार का खात्मा हुआ और मुलायम सिंह के नेतृत्व में विपक्षी सरकार के रूप में आए, तब से कांग्रेस का लगातार ह्रास होता रहा और गिरावट इस स्तर पे आई, कांग्रेस के पास विधायकों की लगातार कमी होती रही। अब स्थिति इतनी और खराब हो गई है कि कांग्रेस को अपनी जमीनी स्थिति को तलाशने की जरूरत हो गई है। यही कारण कि पिछले लगातार कई महीनों से कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी, जो कि उत्तर प्रदेश की प्रभारी है, राष्ट्रीय महासचिव है, वो उत्तर प्रदेश में और लखनऊ में रह करके कांग्रेस का बेस तैयार करेंगी। और ये लगातार बात को कांग्रेसियों द्वारा भी इस बात का दबाव बनाता रहा कि प्रियंका गांधी यहाँ रहे। उनके लिए शीला कौल का जो आवास है प्रयागराज रोड पे, उस आवास को भी लगभग सुसज्जित कर दिया गया। लेकिन ये एक दुर्भाग्य की बात है कि प्रियंका जी अभी तक उस आवास पर रहने को नहीं आई है। लेकिन जहां तक चुनाव की तैयारी की बात उठती है, वो निश्चित रूप से जब तक प्रत्याशी पहले से तय नहीं किए जाएंगे तब तक वो अपना बेस, अपना सपोर्ट, अपना वो समूह नहीं बना पाएंगे जिस तरीके से उनको कांग्रेस को मूवमेंट करना चाहिए। इसीलिए कांग्रेस ने जो रूपरेखा तैयार की है कि अपने प्रत्याशियों को पहले से घोषणा कर दें ताकि उनको चुनावी तैयारी के लिए वक्त मिल जाए। तो ये 150 की सूची पहले बार आने की संभावना है। उसके नहीं अनिल जी, देखिए घोषणाएं दो तरह की होती है। एक होता है कि इंटरनल घोषणा कर दी कि भाई आप संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं, अपने क्षेत्र में आप काम करके दिखाइए, लोगों से कनेक्ट करना शुरू कर दीजिए। दूसरी एक तरह की घोषणा होती है कि औपचारिक घोषणा कर दी, औपचारिक ऐलान कर दिया कि भाई ये हमारा डिसाइडेड प्रतिनिधि है, हम इसके साथ में उतरने जा रहे हैं इलेक्शन में। तो दोनों में से कौन सी बात है? देखिए, मुझे सबसे बड़ी बात इसमें ये रहे कि अगर कोई प्रत्याशी पहले से घोषित कर दिया जाता है औपचारिक रूप से, तो और वो अगर उसने अपना बेस बनाया, तभी चुनाव के एंड टाइम पे जब चुनाव होने वाले हैं, वो जो अपना बना चुका है, तभी कोई बड़ी पार्टी, दूसरी पार्टी उसको उसके साथ समझौता कर ले, चली जाए, तो मतलब निश्चित ये कांग्रेस का बड़ा झटका होगा। कांग्रेस पहले से अपने वोट को, अपने प्रत्याशी को तैयार करेगी ताकि प्रत्याशी जमीन तैयार करे और उसके हालात सही रहे तो उसको लड़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि पहली बार कह दिया गया तो अंतिम हो जाएगा। अगर वो किसी दूसरी पार्टी से मिल गया तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा? इस सारी संभावनाओं आशंकाओं को देखकर ही पार्टी लाइन अप करेगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो देखा और जाना आपने किस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा ने तय किया है, ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। अब वो ब्लूप्रिंट इंप्लीमेंट कब तक होता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आज से विशेष टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार आज से रिक्शा, टेम्पो और रेडी पटरी दुकानदारों के साथ फल सब्जी विक्रेताओं के लिए भी कोरोना का विशेष टीकाकरण अभियान शुरू कर रही है। इसके लिए हर जिले के आरटीओ ऑफिस में रोजाना कम से कम 100 कमर्शियल वाहन चालकों और उनके सहयोगियों के लिए 50-50 क्षमता वाले 2 ड्राइवर बूथ स्थापित किए जाएंगे। इनमें से एक बूथ 45 वर्षों से ज्यादा और दूसरा 18 से 44 साल के लोगों के लिए होगा। ये वर्क प्लेस बूथ की तरह से कमर्शियल होगा, जिसमें संबंधित कार्यालय से सहयोग लेकर रजिस्टर्ड कमर्शियल चालकों को प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण उनका किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने ये बताया है कि अभिभावक स्पेशल और महिला स्पेशल टीकाकरण अभियान हम पहले से चला रहे हैं और अब उसमें इसको ऐड ऑन किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आगरा से हमारे संवाददाता प्रदीप रावत जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? टीकाकरण अभियान का आज आगाज, लेकिन ग्राउंड जीरो पर कैसी हलचल, क्या लोग उतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं वैक्सीनेशन को लेके? पूजा, आपको बता दें कि आधा घंटे के लिए ऑनलाइन खोला गया था और आधा घंटे के अंदर पूरा का पूरा वैक्सीनेशन खत्म हो गया। इससे अंदाजा लगाया सकता है कि लोगों के अंदर वैक्सीनेशन को लेकर कितना उत्साह है। और बात रेहड़ी और पटरियों की बात करेंगे और भिखारियों की। जनता टीवी ने बड़ी मुद्दे के साथ उठाया था और आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल से भी बात की थी। सबसे पहले जनता टीवी ने यह मुद्दा उठाया था कि भिखारी है, जो रेहड़ी है, पटरी है और ठेल लगाने वाले हैं, ठेल लगाने वाले हैं, तो उनको वैक्सीनेशन कैसे होगा? जैसे कई लोगों के पास एंड्रॉइड फोन नहीं होता, एंड्रॉइड फोन बहुत जरूरी होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये बात सांसद आगरा एसपी सिंह बघेल ने की थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि मुख्यमंत्री से बात करके उन लोगों को वैक्सीनेट कराएं। ठीक है, जनता टीवी की बहुत बड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप, जनता टीवी लगातार जनता के सरोकार से जुड़ा रहता है और मुद्दे उठाता रहता है और यही वजह है कि आज
तमाम जो रेहड़ी पटरी चालक हैं और साथ में जो विक्रेता हैं, व्यापारी हैं, उनका भी वैक्सीनेशन का इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है। कानपुर से हमारे साथ अभिनव भी जुड़े हुए हैं। अभिनव, क्या कुछ अपडेट आपके पास है ग्राउंड जीरो से? क्या कानपुर में चूंकि औद्योगिक इकाइयां बहुत ज्यादा हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, तो उनका वैक्सीनेशन भी बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो क्या इसके लिए इनिशिएटिव जो लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से ग्राउंड जीरो पर, वो कितना असरदार है? अभिनव अभिनव आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? तो आपने देखा और जाना, ग्राउंड जीरो पर लगातार वैक्सीनेशन चल रहा है और वैक्सीनेशन को लेकर के लोगों में उत्साह भी नजर आ रहा है। आगरा से प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए थे। प्रदीप ने साफ तौर पर बताया कि आधे घंटे के लिए वैक्सीनेशन की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सुचारू किया गया था और आधे घंटे के अंदर ही ये फुल हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट का ये सबसे बड़ा इनिशिएटिव, आरटीओ ऑफिसेज में जो है वैक्सीनेशन के बूथ बनाए जाएंगे, जिससे जो ड्राइवर हैं और रेहड़ी पटरी चालक हैं, इन तमाम लोगों को सुविधा मिल सकेगी। उत्तर प्रदेश में रविवार को एक बार फिर से प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। प्रदेश सरकार ने 9 पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। ये सभी उप जिला अधिकारी स्तर के अधिकारी हैं। इन अधिकारियों के तबादले भी गुपचुप तरीके से किए गए हैं, क्योंकि इन तबादलों की जानकारी विभाग की अधिकृत वेबसाइट पर नहीं दी गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अधिकारियों के तबादले कर रही है। आपको बता दें कि अभी कुछ समय पहले कई आईएएस और उच्च चिकित्सकीय अधिकारियों के भी तबादले किए गए थे। लखनऊ के परिषदीय प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल अब 15 जून से नहीं खुलने वाले हैं। स्कूलों को 1 जुलाई से खोलने की तैयारी की जा रही है। एडी बेसिक का पीएन सिंह ने बताया है कि अभी स्कूल खोलने के संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। 30 जून तक स्कूल बंद करने का पहले निर्देश जारी हुआ था। अभी शिक्षक और बच्चे किसी को स्कूल नहीं बुलाया जा रहा है। जरूरी काम होने पर हेड स्कूल आएंगे और जरूरी काम निपटा करके चले जाएंगे। 1 जुलाई से स्कूल खुल सकते हैं, लेकिन बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा, शिक्षक ही स्कूल आएंगे, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। अनूप, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? बच्चों के लिए 1 जुलाई से स्कूल खोलने की तैयारी तो जरूर है, लेकिन बच्चों के लिए वो भी नहीं खुलेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए पूजा, कोरोना के दूसरी लहर में स्थिति बहुत ही गंभीर उत्तर प्रदेश की थी, लेकिन उसके बाद स्कूलों को बंद किया गया। अभी भी स्थिति यह है, क्योंकि जब स्कूल बंद हुए थे उनको सैनिटाइज करना है, उसके बाद वहां पर बच्चों अभिभावकों से बात भी की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से नियम कायदे कानून बनाए गए थे कि किसी भी बच्चे को जबरदस्ती बाध्य नहीं किया जाएगा स्कूल आने को लेकर के। ऐसे में स्कूल प्रशासन लगातार उनसे बच्चों के अभिभावक के संपर्क में है। उम्मीद ये जताई जा रही कि 1 जुलाई से स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से सरकार ने किताबें छपवाकर, वो भी सरकार प्रशासन का कहना है कि 1 तारीख के बाद जो टीचर्स हैं वो स्कूल आएंगे, जो बच्चों की किताबें छप चुकी हैं उनका वितरण कहीं न कहीं शुरू हो जाएगा। यानी कहा जा सकता है 1 जुलाई से जो शिक्षण कार्य शुरू भले न हो, लेकिन कहीं न कहीं सत्र को लेकर, क्योंकि जो बच्चों की पढ़ाई काफी नुकसान हुआ है पूजा, इस तरीके से किताबें उन तक पहुंच जाएंगी और जब पहुंचेगी तो आने वाले समय में उम्मीद है कि जल्द से जल्द स्कूल खुल जाएंगे। लेकिन अभी भी अगर हकीकत की बात करें पूजा, तो जो स्कूल बंद है उनका सैनिटाइजेशन नहीं हुआ है, वहां पर साफ सफाई नहीं हुई है, तो अभी कुछ काम बाकी है, थोड़ा समय भी है प्रशासन के पास। ऐसे में देखना होगा कि 1 जुलाई से स्कूल खुल पाएंगे या फिर और आगे बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि तीसरी लहर की सैनिटाइजेशन भी एक बहुत बड़ा इशू है। इसके साथ में सबसे बड़ी बात है अनूप, कहीं ना कहीं बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के सरकार रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि 3rd वेव का असर सीधे तौर पर बच्चों को होगा, इस बात के संकेत विशेषज्ञों की तरफ से पहले ही दे दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों में रिक्त 14,450 पदों के लिए 12 जून को उपचुनाव हुए थे। वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। प्रदेश के 73 जिलों में होने वाली मतगणना में 6 जिला पंचायत सदस्य, 137 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 128 ग्राम प्रधान पदों का फैसला होगा। चुनाव परिणाम दोपहर 12 बजे से आने शुरू हो जाएंगे। मतगणना केंद्रों पर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी तैयारियां की गई हैं। ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर से जांच के बाद ही मतगणना केंद्रों में एंट्री मिलेगी।
झांसी के मौरानीपुर के मोहल्ला दुबे चौक में मोटरसाइकिल हटाने को लेकर हुए विवाद में एक दबंग परिवार के लोगों ने दूसरे परिवार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। बताया जा रहा है कि रात में बाइक हटाने के मामूली विवाद में परिवार पर गोलियां चला दी गईं। गोली लगने से 3 लोग गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ आरोपियों को गिरफ्तार करके मौरानीपुर कोतवाली भेज दिया। पुलिस अधीक्षक नेपाल सिंह ने कहा कि निरीक्षण करते हुए जल्द ही बचे हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 संक्रमित 53 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में इस वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 21,786 हो गई है। तो वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के 468 नए मरीजों में इस संक्रमण की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा 9 मौतें गोरखपुर में हुई। इसके अलावा बरेली में 8, मेरठ झांसी में 6, शाहजहांपुर मथुरा में 4 और कानपुर नगर बुलंदशहर में और अयोध्या में 2 व्यक्तियों की मौत हुई है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।